क्लास 12 हम लोग आज नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक आपने जितने लेसन पढ़े, आशा करती हूँ आप लोगों ने वो सारा वर्क पूरा कर लिया होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। इसको बोला जाता है इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाता है विद्युत फ्लक्स, ऐसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुकी हैं, विद्युत फ्लक्स है ना। वहाँ विद्युत फ्लक्स क्या था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मान लो ये कोई हमने सरफेस लिया, तो इस सरफेस के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला वैसे जो चुंबकीय फ्लक्स का होता है, φB बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। मैंने ये लिखा भी है ना। तो यहाँ से अगर जो सरफेस है हमारा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सरफेस के लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो φB इज इक्वल टू BA cos 90, यानी कि φB इज इक्वल टू B इंटू A, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा, φB अपॉन A। अगर आप यहाँ A इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, तो B किसके बराबर हो जाएगा, हमारा φB के बराबर हो जाएगा। यानी कि B हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये किससे हम नापते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से, है ना। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक स्क्वायर क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। या आप ये कह सकते हो कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, तो उस पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और एरिया वेक्टर के स्केलर गुणन को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के स्केलर गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φB से डिनोट करते हैं। और ये कैसी राशि होती है, ये एक हमारी अदिश राशि होती है। ठीक, लेकिन अगर आपका सपोज जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर वो पृष्ठ के लंबवत नहीं, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसके जो इस पृष्ठ के लंबवत हमने इसका कंपोनेंट निकाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, B cos थीटा। जो फॉर्मूला हमारा होता है φB बराबर क्या हो जाता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, BA cos थीटा, यानी कि इसको B cos थीटा इंटू A भी लिख सकते हैं, जहाँ B cos थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ के लंबवत कंपोनेंट, है ना। तो अगर पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं होता है, उस केस में पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय घटक B cos थीटा और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या B cos थीटा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का घटक, है ना। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत नहीं होता है, तो B cos थीटा यानी कि पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के घटक और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होती है, अगर पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा वही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो लंब खींचा है और यही हमारी क्या है, B वेक्टर की दिशा है। अगर पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा वही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो φB यानी कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और अगर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, यानी कि ये आपका मान लो पृष्ठ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस तरीके से हो, नीचे की तरफ हो, और हमने इस पर जो लंब खींचा वो ऊपर की तरफ खींचा, तो अगर किसी पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो, विपरीत हो, तो इस समय जो φB होगा वो हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक, तो पॉजिटिव कब होगा, यदि पृष्ठ पर बाहर खींचे गए लंब की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों सेम होती हैं। अगर पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा, ये एरिया वेक्टर A है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में होती है, तो उस समय φB हमारा नेगेटिव होता है। अब इसकी मात्रक और विभव, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है
इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। और आप लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी वेक्टर भी पढ़ चुके हो। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ऐसे पहले वाले लेसन में पढ़ा था। और उसका जो मात्रक होता है वो हमारा टेस्ला होता है। इसमें बी वेक्टर को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और ये क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, जबकि क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक, तो इसमें जो बी वेक्टर होता है इसका मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और एक जो फाई बी है, फाई बी का CGS सिस्टम में जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। ठीक, और 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये जो मैक्सवेल है ये 5B का CGS सिस्टम है। किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में मात्रक है। ठीक, और MK सिस्टम में जो फाई का मात्रक होता है वो क्या होता है? हमारा वेबर होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स को हम, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको पीछे, कि चुंबकीय फ्लक्स को हम चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत फ्लक्स को हम विद्युत बल रेखाओं के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वो उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। सेम इसी प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र के, अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैंने आपको पीछे सॉल्व करके ही बताया था कि 5B = B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। और अगर इसमें जो हमारा ये हमारा पृष्ठ है और ये हमारा क्या है, यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है, तो यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर के जो बीच का कोण थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हमारी जो B वेक्टर पृष्ठ के लंबवत है तो थीटा की वैल्यू भाई 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू जब रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हमारा B वेक्टर डॉट A वेक्टर से हमारा 5B = क्या हो जाएगा? B वेक्टर = 5B/A, यानी कि A = अगर इसमें 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे तो B वेक्टर = 5B हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बच्चों जो 5B था वो थीटा था वो हमारा कितना था? 0 डिग्री था। 90 में था कितना था? 0 डिग्री। क्योंकि B वेक्टर की दिशा भी वही है और A वेक्टर की दिशा भी वही है। एरिया वेक्टर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत खींचा गया वेक्टर क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर। और यही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हमारा 0 डिग्री है, 90 नहीं है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको हम किससे खोलेंगे? BA cos थीटा से खोलेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होने से 5B = B × A हो जाएगा। सेम चीज़ हमारी मैंने यहाँ सॉल्व करके बताई है। इसमें अगर हम A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख देते हैं तो 5B = 5B हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर यानी कि 5B के बराबर होती है। ठीक, अब अगर कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है ना, तो उससे कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी तो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है? पृष्ठ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हमारी यही है और एरिया वेक्टर हमारा ये हो गया। ठीक, ये एरिया वेक्टर है और ये B वेक्टर है। तो अब यहाँ पर इनके बीच का ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो उस केस में जो 5B होगा हमारा B वेक्टर डॉट A वेक्टर यानी कि BA cos 90 यानी कि 0, उस केस में इस पृष्ठ से कोई भी बल रेखा होकर नहीं गुजरेगी। यानी कि इस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कब? जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। ये जो पृष्ठ है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। और अगर इस तरीके से हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा पृष्ठ के लंबवत होता है तो क्या होता है? तब वो 5B = B वेक्टर डॉट A वेक्टर के बराबर होता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो जाएगा तो इससे होकर कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या होती है। ठीक, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाया है। इसमें हमने क्या किया? एक कॉइल ली है, एक कुंडली ली है और इस कुंडली से मैंने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है और ये एक हमारा क्या है? बार मैग्नेट है। जो फैराडे थे उन्होंने इस घटना की विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी खोज की थी। उन्होंने ये बताया
कि जब किसी विद्युत परपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इस परपथ में एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो जाता है। अगर परपथ बंद है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, जैसे कि ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है, लेकिन जब हम दंड चुंबक को इसके पास लेकर आ रहे हैं तो इसमें क्या हो गई, इस गैल्वेनोमीटर में एक क्या हुआ, विक्षेप हुआ है ना। इसका मतलब इसमें धारा का बहना शुरू हो गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं, तभी तक प्रेजेंट रहते हैं जब तक चुंबकीय इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, अगर यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहती है। इस धारा को प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं, तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब बच्चों ये जो डायग्राम है इसमें आप ये देख सकते हो कि मैंने दिखाया, हमने इसमें एक कॉइल ली है और इस कॉइल को मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। ठीक, अब इसमें मैंने कोई बैटरी नहीं जोड़ी तो शुरू में इसमें कोई करंट नहीं बहती, लेकिन जब हम इसके पास तेज़ी से एक बार मैग्नेट को लेकर आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें एक इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगता है और इसमें धारा बहने लगती है। और जो धारा की दिशा इस तरीके से होती है कि इस कॉइल का जो सामने वाला सिरा है वो क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। ठीक, तो धारा हमारी कैसी बहती, एंटी क्लॉकवाइज बहना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम इस चुंबक को दूर ले जाते हैं, जैसे आप तेजी से चुंबक को दूर ले जाओगे फिर से क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, लेकिन विक्षेप की दिशा अब कैसी हो जाती है, विपरीत दिशा में। अब जो सामने वाला लूप है, इस चुंबक के सामने वाला जो कॉइल का लूप था उसमें धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो पहले वाले की विपरीत दिशा में होती है। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज बह रही थी, अब ये क्लॉकवाइज बह रही है। तो जब हम इसको पास लेकर आए तो ये नॉर्थ पोल बन गया, यानी कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होने लगा। तो ये जो कॉइल है ये क्या करती है, इसके पास आने का विरोध करने लगती है। ठीक, और जब हम इसको दूर ले जाते हैं
तो ये दूर ले जाने का विरोध करती है। तो दूर ले जाने का विरोध कैसे करेगी? जब ये अपोजिट पोल बनेगा, यानी कि इन दोनों में क्या होना शुरू हो जाए, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाए, तो ये इसके दूर जाने का विरोध करेगी, है ना। तो इस तरीके से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक। अब इसमें जब दंड चुंबक को आप तेजी से पास लाते, दूर ले जाते, पास लाते, दूर ले जाते, तभी तक इसमें क्या होता है, हमारी धारा बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अगर आप इसको लाकर यहाँ फिक्स कर दोगे तो कुछ समय के बाद इसमें धारा शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा। ठीक। तो अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन या इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? हम कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हम इस परपथ के सापेक्ष चुंबक को गतिमान कर दें, मतलब इसको यहीं रखें, चुंबक को जल्दी जल्दी आगे पीछे चलाएं, या फिर हम किसी अन्य परपथ में धारा परिवर्तित करें, मतलब इसके पास हम एक कॉइल और रखें और उसमें धारा का मान जल्दी जल्दी चेंज करें, तब हम इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर इसी में हम क्या करें, धारा को परिवर्तित कर दें तो हम कर सकते हैं। या फिर हम इस चुंबक को यहीं पर रखकर इस कुंडली को घुमाएं तो भी हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 4 तरीके से परिवर्तन होता है। कैसे? कि कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को गतिमान करो, या चुंबक को रखकर कुंडली को स्थिर रखकर कुंडली को घुमाया जाए, या फिर इस कुंडली के पास एक दूसरी कुंडली लाई जाए और उसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, या फिर इसी सर्किट में हम क्या करें, बैटरी जोड़कर धारा के मान में परिवर्तन करना शुरू कर दें, तो पास वाली जो कॉइल होगी उसमें धारा करंट हमारी इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये करंट तभी इंड्यूस होगी जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। अब एक पिक्चर में और दिखा रही बच्चों, इसमें आप ये देख सकते हो, जैसे कि इसमें हमने क्या किया कि इसमें हम साउथ पोल को इस कॉइल के पास लेकर आते हैं। जब साउथ पोल को इस कॉइल के पास लेकर आते हो तो ये जो कॉइल का सामने वाला सिरा है ये साउथ पोल बन जाता है, मतलब इसमें जो करंट होती है वो हमारी अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहने लगती है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास आने का, ये जो कॉइल है इसके पास आने का विरोध कर रही है। अब विरोध कैसे करेगी? प्रतिकर्षण के द्वारा। प्रतिकर्षण कब होगा? जब ये सेम पोल बनेगा। इसीलिए जो पोल बनता है सामने वाला वो हमारा साउथ पोल बन जाता है। और जब इसको दूर लेकर जाते हो तो ये जो कॉइल है अब दूर जाने का विरोध करेगी, यानी कि इसको अपनी तरफ खींचेगी। और अपनी तरफ कब खींचेगी? जब ये नॉर्थ पोल बने, है ना। तो ये जो प्रेरित, यही हमारा लेंज का नियम है। अभी आपको आगे बताएंगे कि लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम यही कहता है कि किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जब आप इस नॉर्थ पोल को यहाँ पर लेके आए तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी थी कि इसके पास आने का विरोध करे। और पास आने का विरोध कब होगा? जब ये नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमारी बहने लगी। और जब ये पोल दूर जाने लगा तो ये दूर जाने का विरोध करेगी, यानी कि आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण कब होगा? जब ये साउथ पोल बने। साउथ पोल मीन्स क्या हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहे। तो इस तरीके से प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? कारण का विरोध करती है। ठीक। अब इसी तरीके से एक और यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये 2 कॉइल ली हैं। एक कॉइल में उन्होंने बैटरी जोड़ दी और एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा। ठीक। अब क्या हुआ कि जब इस कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट के मान को परिवर्तित करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस कॉइल में हमारी जो करंट होती है वो इंड्यूस हो जाती है। मतलब बैटरी तो ये नहीं जुड़ी है लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगता है। इसका मतलब इस कॉइल में धारा हमारी प्रवाहित होने लगी और ये करंट हमारी क्या है? इंड्यूस करंट होती है। ठीक है। और इसी प्रकार से जब आप इसमें धारा को चालू करते हो तब इसमें करंट इंड्यूस होती है, और जब आप धारा को रोकते हो तब इसमें करंट इंड्यूस होने लगती है। ठीक। या फिर जब आप धारा के मान को बढ़ाते या घटाते हो तब भी क्या होती है? इसमें करंट इंड्यूस होती है। एक बार आप इसको चालू करके छोड़ दोगे तो कुछ समय के बाद इसमें करंट 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम धारा को चालू करके करंट के मान को चेंज करते रहे बार बार तो इसमें लगातार इंड्यूस करंट हमारी प्रवाहित होती रहेगी। तो इससे क्या रीज़न निकला इसका कि चुंबकीय प्रेरण या इंड्यूस करंट कब तक बनी रहेगी? ये लगातार तब तक बनी रहेगी
अगर आप चुंबक को तेज़ी से इस गैल्वेनोमीटर के पास बार बार लाएं, दूर ले जाएं, बार बार लाएं, दूर ले जाएं, या तो ये करें तब इसमें करंट हमारी इंड्यूस्ड होगी, या फिर जितनी तेज़ी से आप इसके पास लेकर आओगे इसमें जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है उसकी प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। या फिर इस कॉयल में हम नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं। या फिर इस कॉयल में आप एक नर्म लोहे की करोड़ रख दीजिए तो भी इसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। और अगर आप इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे यहाँ पर तो क्या होगा, इसकी प्रबलता घट जाएगी। ठीक, लेकिन क्या होना चाहिए, इन दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर आप इसको स्थिर रख रहे हो, कॉइल को स्थिर रख रहे हो, तो आपकी चुंबक गतिमान होनी चाहिए। अगर आप चुंबक को स्थिर रख रहे हो तो कॉइल गतिमान होना चाहिए। मतलब इन दोनों में रिलेटिव मोशन आपस में होना चाहिए। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ गतिमान है, कि चुंबक गतिमान है या कॉइल गतिमान है, बस इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी इस गैल्वेनोमीटर में विकसित होगा। इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगी। ठीक, अब जो लेंज का नियम क्या है बच्चों, लेंज का नियम अभी मैंने आपको बताया कि किसी विद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह इस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ समझाया कि जब हम इसको इसके पास लेकर आते हैं नॉर्थ पोल को, तो इसमें करंट की डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है कि इसके पास आने का विरोध करती है, यानी कि इसको दूर फेंकना चाहती है। दूर कब फेंकेगी, जब ये नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगी। तो जब हम नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो ये सारा हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारी प्रवाहित होना शुरू कर देगी। और जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो ये दूर जाने का विरोध करेगी, यानी कि पास खींचना चाहेगी। और पास कब खींचेगी, जब ये वाला सिरा हमारा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। साउथ पोल मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब दूर ले जाओगे तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी और इस कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी करंट प्रवाहित होना शुरू कर देगी। अब जो लेंज का नियम है बच्चों, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कैसे, क्योंकि जब हम चुंबक को तेज़ी से गतिशील करते हैं, मतलब इस कॉइल के पास बार बार लाते हैं, दूर ले जाते हैं, बार बार लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो इस सापेक्ष गति की जो मोशन होता है, इसके कारण हमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, कुछ ना कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है ना। तो यही कार्य क्या होता है इसमें, यही कार्य इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट के रूप में या इंड्यूस ईएमएफ यानी कि इंड्यूस विद्युत वाहक बल के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमने यांत्रिक ऊर्जा अपनी खर्च की, वही ऊर्जा हमको यहाँ पर क्या हुई, विद्युत ऊर्जा के रूप में मिल गई, है ना। तो ऊर्जा का क्या हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो गया। इसलिए जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। बिना मोशन के हम इसमें करंट को इंड्यूस नहीं कर सकते, है ना। जब तक इसमें मोशन नहीं होगा तब तक इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगी। अगर करंट इंड्यूस नहीं होगी तो हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बिना कार्य किए यानी कि बिना इनके रिलेटिव मोशन के हम विद्युत ऊर्जा को इसमें प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाएंगे। 2 नियम हैं, इन नियमों को मैं आपको बता दे रही हूँ क्या है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम है कि जब किसी विद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत परपथ में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम हमारा ये कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल
चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत भाग बल बच्चों में ई से दिखाते हैं तो ई इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt। चुंबकीय फ्लक्स की दर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं तो दर का मतलब d∅/dt, ऋणात्मक मतलब माइनस। तो ये हमारा क्या है, पहला नियम है। ठीक। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम भी देख लो बच्चों। द्वितीय नियम क्या है इसको नोट कर लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। द्वितीय नियम क्या है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। जो लेंज का नियम है बच्चों आपका, वही आपका दूसरा नियम है। ठीक। लेंज का नियम ही हमारा फैराडे का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है वो ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, यहाँ परिवर्तन रह गया है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक। तो पहला नियम कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और यह प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, यहाँ फ्लक्स परिवर्तन लिखा है, कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? लेंज का नियम है कि किसी परिपथ में के प्रेरित विद्युत भाग बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब इसका एक्सप्रेशन नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।